हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एबी सक्सेस पॉइंट। मैं हूं अभिमन्यु राजपूत और आज हम 10th क्लास के लिए मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में तथा उसके आनुवंशिकता के लिए चुने गए मटर के पौधों के 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पहले हमने मेंडल के परिचय के बारे में पढ़ा और मेंडल के नियमों की पुनर्खोज के बारे में पढ़ा तथा मटर के पौधों को चूज करने का कारण भी हमने जाना था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम इस लेक्चर में मेंडल के आनुवंशिकता के कुछ नियमों और मेंडल की जो 7 विपर्यासी लक्षण थे उन 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, मेंडल ने आनुवंशिकता के जो नियम दिए उससे पहले उन्होंने क्या किया कि विपर्यासी लक्षणों का संकलन किया और वो विपर्यासी लक्षण मटर के पौधों के थे। जो मटर के पौधे थे उनके लिए मेंडल ने लक्षण निकाले, ऐसे लक्षण जो उन्हें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी पीढ़ियों का अध्ययन करने के लिए सहायक हो सके, उन्हें उन्होंने विपर्यासी लक्षण कहा। ऐसे लक्षण जो अलग अलग रूप से अलग अलग प्रयास दिखाते हैं उन्हें उन्होंने विपर्यासी लक्षण कहा। अब मेंडल के जो विपर्यासी लक्षण हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो प्रभावी लक्षण है और एक अप्रभावी लक्षण है। अब प्रभावी और अप्रभावी क्या है? मेंडल ने जब प्रथम बार संकरण करवाया तो उसने जो संकरण के द्वारा पीढ़ी प्राप्त की उसे उसने F1 पीढ़ी नाम दिया। मेंडल ने जो प्रथम संकरण करवाया और प्रथम संकरण से जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसे मेंडल ने F1 पीढ़ी नाम दे दिया। अब जो F1 पीढ़ी थी उस F1 पीढ़ी में जिस लक्षण ने अपने आप को प्रदर्शित किया उसे तो उसने कहा प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाया, जो खुद को प्रदर्शित ना कर पाया हो और छुपा हुआ रह गया, उसे मेंडल ने अप्रभावी लक्षण कहा। तो मेंडल ने प्रभावी तथा अप्रभावी जो लक्षण है वो 7 जोड़ी लक्षण लेके उन्हें प्रभावी और अप्रभावी में बांटा। इन्हीं लक्षणों को उन्होंने विपर्यासी लक्षण कहा। अब जो मेंडल ने प्रथम संकरण करवाया, फर्स्ट संकरण, और उससे जो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई उसे उसने F1 पीढ़ी नाम दिया। और जो F1 पीढ़ी थी उस F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित कर पाया उसे उन्होंने कहा प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाया उसे उन्होंने कहा अप्रभावी लक्षण। तो अब हम मेंडल के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करेंगे। उन्होंने कौन कौन से विपर्यासी लक्षण दिए, किस आधार पे दिए, कैसे लक्षण दिए, वो उन लक्षणों का प्रभावी गुण क्या होगा, अप्रभावी गुण क्या होगा, और उन्हें किस चीज से डिनोट करेंगे, किस अक्षर से डिनोट करेंगे, वो चीजें हम आज के लेक्चर में जानेंगे। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण दिए, उनमें से प्रथम लक्षण है पादप की ऊंचाई। अब पादप की ऊंचाई प्रभावी के लिए तो होगा लंबा और अप्रभावी के लिए होगा बौना, या तो पादप लंबा होगा या बौना होगा। इस लंबा प्रभावी लक्षण के लिए हम कैपिटल T का यूज करेंगे और छोटा बौना अप्रभावी लक्षण के लिए हम स्मॉल t यूज करेंगे। फिर पुष्प की स्थिति कैसी होगी, तो देखो दूसरा लक्षण वो है पुष्प की स्थिति, और पुष्प की स्थिति जो प्रभावी है वो तो शीर्षस्थ होगी और अप्रभावी है वो अक्षीय होगी। शीर्षस्थ के लिए मैं स्मॉल a तथा एक्सियल के लिए मैं कैपिटल A का यूज करूंगा। फिर तीसरा लक्षण है फली का आकार। तो फली का आकार एक तो प्रभावी है
वो होगी संकुचित, और जो अप्रभावी है उसके लिए होगी फूली हुई। अब या तो फली संकुचित होगी या फूली हुई होगी। तो जो संकुचित प्रभावी लक्षण है इसके लिए मैं यूज करूंगा स्मॉल आई, और जो फूली हुई अप्रभावी लक्षण है उसके लिए मैं यूज करूंगा कैपिटल आई। फिर फली का रंग, फली का रंग कैसा हो सकता है, या तो पीला या हरा। तो फली का रंग पीला प्रभावी लक्षण है, हरा अप्रभावी लक्षण है। पीला को मैं स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करूंगा और हरा को मैं कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करूंगा। फिर बीज का आकार, बीज का आकार कैसा होगा, बीज या तो झुर्रीदार होगा या फिर गोल होगा। तो देखिए अगर बीज झुर्रीदार है तो वो प्रभावी लक्षण है, और अप्रभावी लक्षण के लिए गोल। अब झुर्रीदार के लिए मैं स्मॉल आर यूज करूंगा और गोल के लिए मैं कैपिटल आर यूज करूंगा। फिर बीज कवच का रंग, 6 बीज कवच का रंग वो या तो सफेद होगा या फिर हरा होगा। तो इनके लिए भी मैं सफेद अथवा धूसर होगा। तो जो सफेद इसके लिए कैपिटल डब्ल्यू और धूसर उसके लिए स्मॉल डब्ल्यू। और फिर बीज पत्र का रंग, तो बीज पत्र का रंग या तो हरा होगा या पीला होगा। तो बीज पत्र के रंग के लिए प्रभावी लक्षण होगा हरा और अप्रभावी लक्षण होगा पीला। यहां पे मैं हरा को तो कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करूंगा, और येलो को मैं कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है जिनका मेंडल ने अध्ययन किया। पहला क्या है, पादप की ऊंचाई, या तो वो लंबा होगा या बौना होगा। लंबा प्रभावी लक्षण है, टी से हम इसे डिनोट करेंगे। बौना अप्रभावी लक्षण है, स्मॉल टी से। अब जो ये सिंबल दे रखे हैं, ये सिंबल इसलिए दे रखे हैं ताकि हम जब इनके बीच में संकरण करवाए तो हम इन्हें शॉर्टली छोटे फॉर्म्स में लिख सके, वरना हम इतना बड़ा शीर्षस्थ अक्षर लिखेंगे तो टाइम लगता है। इसलिए हम इन्हें सिंबलिक रूप से भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, पुष्प की स्थिति। अब पुष्प की स्थिति या तो वो शीर्ष पर लगा होगा या फिर उसकी अक्षीय स्थिति होगी। तो शीर्षस्थ प्रभावी लक्षण है और एक्सियल अप्रभावी लक्षण है। फिर फली का आकार, फली या तो संकुचित हो सकती है या फूली हुई होगी। तो अगर फली संकुचित है तो वो प्रभावी है और अप्रभावी फूली हुई है। फिर फली का रंग, या तो फली पीली होगी या फिर हरी होगी। तो जो पीला है वो प्रभावी लक्षण है और हरा अप्रभावी लक्षण है। फिर बीज का आकार, बीज या तो झुर्रीदार होंगे या फिर गोल होंगे, झुर्रीदार या गोल होंगे। तो झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, गोल के लिए कैपिटल आर, और झुर्रीदार प्रभावी लक्षण है, गोल अप्रभावी लक्षण है। फिर बीज कवच का रंग, बीज कवच का रंग या तो सफेद या धूसर, सफेद प्रभावी लक्षण है, धूसर अप्रभावी लक्षण है। फिर बीज पत्र का रंग या तो हरा होगा या पीला होगा, हरा प्रभावी है और पीला अप्रभावी है। ये 7 जोड़ी लक्षण, इन 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करके मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियम दिए। और हम जानते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा यूज किया था क्योंकि वो एक द्विलिंगी पादप था और उस पर परपरागण किया जा सकता था, जिससे हमें एक ही समय में बहुत सारी नई पीढ़ियों का अध्ययन करने में आसानी हो सके तथा वह 1 वर्षीय पादप था। तो ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण आप इन्हें नोट करेंगे और इन्हें ध्यान में रखकर मेंडल के नियमों का हम अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, चले हम आगे देखेंगे मेंडल के आनुवंशिकी के नियम। बच्चों, मेंडल ने आनुवंशिकता के लिए 3 नियम दिए, तो मैं उन्हें लिखूंगा, पहले आप उन्हें ध्यान से देखें, समझे कि मेंडल ने कितने नियम दिए हैं। फिर हम एक एक का वर्णन करेंगे और तीनों नियमों के बारे में अलग अलग से जानेंगे कि मेंडल ने किस प्रकार और कैसे कैसे नियम दिए। तो मेंडल ने जो नियम दिए हैं
मेंडल ने पहला नियम दिया है प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम दिया है पृथक्करण का नियम। इसी नियम को यौगिकों के संयोजन का नियम भी कहते हैं। इसे संयोजन का नियम भी कहते हैं अथवा विपुंसन का नियम भी कहते हैं। फिर मेंडल ने तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। तो इस प्रकार मेंडल ने आनुवांशिकता के लिए 3 नियम दिए। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम एक एक करके इन सभी नियमों का अध्ययन करेंगे तथा मेंडल के आनुवांशिकता को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मेंडल का फर्स्ट लॉ, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या था वो हम पहले जानेंगे, फिर हम दूसरे नियमों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब 2 विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों में संकरण करवाया जाता है तो उनमें एक लक्षण अपने आप को प्रकट कर पाता है, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल ने जब अपने 2 विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों में संकरण करवाया तो उन्होंने पाया कि एक लक्षण जो अपने आप को प्रकट कर पाता है उस पीढ़ी में, और दूसरा लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता। जो लक्षण अपने आप को प्रकट कर पाता है उसे प्रभावी लक्षण नाम दिया तथा जो लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण नाम दिया। तो मेंडल ने कहा कि जो प्रभावी लक्षण है वो अपने आप को प्रकट कर पाता है, इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। जैसे 2 विपर्यासी लक्षणों युक्त पौधे प्रभावी और अप्रभावी में लंबे तो प्रभावी लक्षण है तथा अप्रभावी में बौना जो लक्षण है वो लिया उन्होंने। इसे मैं कैपिटल टी से दर्शा सकता हूं और इसे मैं स्मॉल टी से दर्शा सकता हूं। अब जब इन दोनों में संकरण करवाया गया तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सभी पौधे लंबे थे। जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई इसे F1 पीढ़ी नाम दिया गया और F1 पीढ़ी में जो सारे पौधे प्राप्त हुए वह सभी लंबे पौधे थे। इस प्रकार मेंडल ने अनुमान लगाया और बताया कि इस F1 लक्षण में, F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट करवाता है और सारे पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो मेंडल ने क्या किया कि 2 विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण करवाया और जब संकरण करवाया तो उन्होंने देखा कि एक लक्षण जो अपने आप को प्रकट कर पाता है उसे प्रभावी लक्षण तथा दूसरा लक्षण जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण नाम दिया गया। जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों युक्त पौधों के बीच में संकरण करवाया गया तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए। इससे उन्होंने बताया कि इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। आगे जो पृथक्करण का नियम है वो स्टूडेंट्स हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जो 2 नियम रह गए हैं मेंडल के, और अभी तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट और हिंदी में पढ़ाई करते रहे।